हेलो प्लस टू साइंस। तो बच्चों शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों सरफेस केमिस्ट्री की जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका, तो उसको डाउनलोड करो बच्चों। चाहे आप उसका प्रिंट निकलवाओ या फिर आप अपनी नोटबुक में वहाँ से देख के उसके नोट्स मेंटेन करो। बच्चों मैं यहाँ पे नोट्स बनवाने पे ज़्यादा फोकस नहीं रखूँगा। वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट को समझाने पे ध्यान रखूँगा, क्योंकि सारा का सारा सरफेस जो है आप लोगों का थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन इस यूनिट के अंदर नहीं है। तो मैं फोकस करूँगा सिर्फ कंसेप्ट को समझाने पे, नोट्स वगैरह बनवाने पे मेरा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो आप लोगों को पीडीएफ भेजा हुआ है उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करो और अपने नोट्स वहाँ से मेंटेन करो। मैं चीज़ों को यहाँ समझाता रहूँगा, ठीक है जी बच्चों। तो शुरू करते हैं विद सरफेस केमिस्ट्री। देखो आपके यूनिट का नाम रहेगा बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री की? देखो ये केमिस्ट्री की वो पर्टिकुलर ब्रांच होती है जो सरफेस फिनोमिना के साथ डील करती है। जो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो फिनोमिना होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो फिनोमिनाज होते हैं सरफेस के ऊपर बच्चों, ये जो पार्ट होगा ये होगा सरफेस का पार्ट। किसी भी सब्सटेंस के ये सरफेस का पार्ट होगा और ये होगा बच्चों बल्क। समझ रहे हो? ये बल्क का पार्ट होगा और ये क्या होगा सरफेस। तो इस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जो फिनोमिनाज होंगे, जो एक्टिविटीज़ होंगी, उनके साथ केमिस्ट्री की जो ब्रांच डील करती है उसको बोला जाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या बनती है? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस फिनोमिनाज अकरिंग एट सरफेस ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहली बात तो ठीक है जी। उसके बाद बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में डेफिनेशन के बाद बच्चों डेफिनेशन क्या है? that branch of chemistry which deals with the phenomena occurring at the सरफेस। जो कि सरफेस के ऊपर जो फिनोमिनाज होते हैं उनके साथ जो डील करती है उसको बोला जाता है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले मेरे को पढ़ना होता है बच्चों एडजॉर्प्शन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एडजॉर्प्शन। मैंने बोला एडजॉर्प्शन, एक वर्ड होता है बच्चों एडजॉर्प्शन एंड द सेकंड वर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, हाँ जी, एब्जॉर्प्शन में यहाँ बी आएगा, एडजॉर्प्शन में यहाँ क्या आएगा? एडजॉर्प्शन में डी आता है। एडजॉर्प्शन द सरफेस फिनोमिना, द पर्टिकुलर फिनोमिना विच इज अकरिंग एट द सरफेस ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, उसको एडजॉर्प्शन बोला जाता है। जो बल्क में फिनोमिना होता है किसी सब्सटेंस के उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन पे आएंगे हम लोग, पहले हम एडजॉर्प्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन देखो क्या होता है। ये जो टर्म है बच्चों, जो एडजॉर्प्शन टर्म है, ये सबसे पहले जिस इंसान ने यूज़ करी थी उसका नाम था केसर। ठीक है जी, सबसे पहले इस बंदे ने इस टर्म को यूज़ किया था बच्चों। अब एडजॉर्प्शन होता क्या है कि मैं कोई सॉलिड का सरफेस ले लेता हूँ, मैंने सॉलिड का सरफेस ले लिया, सॉलिड का या लिक्विड का सरफेस ले लिया, और कोई सब्सटेंस आके इसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गया, चिपक गया, इसके सरफेस के ऊपर चिपक गया आके। सॉलिड का सरफेस लिया मैंने, मैं सॉलिड बता रहा हूँ, अभी लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी एडजॉर्प्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया, दैट कैन बी अ सॉलिड और दैट कैन बी अ लिक्विड, उसके सरफेस के ऊपर कोई दूसरा पर्टिकुलर सब्सटेंस आके, मैं कहता हूँ मान लो कोई गैस ले ली मैंने, कोई गैस के पार्टिकल्स आके उसके सरफेस के ऊपर आके चिपक गए, तो उस फिनोमिना को बोला जाएगा बच्चों एडजॉर्प्शन। उस फिनोमिना को बोला जाएगा एडजॉर्प्शन। तो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, कोई पर्टिकुलर गैस आके जब एड्जॉर्ब हो जाएगी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन बी अ सॉलिड और कैन बी अ लिक्विड, तो इस फिनोमिना को बोला जाएगा एडजॉर्प्शन। और जो बच्चों जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, जिसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, उसको बोला जाता है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट
और जो सब्सटेंस आके एड्जॉर्ब होता है, जो सब्सटेंस आके एड्जॉर्ब होता है उसको बोला जाता है एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट। जो पर्टिकुलर सब्सटेंस आके एड्जॉर्ब होगा उसको बोला जाएगा एड्जॉर्बेट। और जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा उसको बोला जाएगा एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनती है एड्जॉर्बेट की? द सब्सटेंस विच इज गेट एड्जॉर्ब्ड। एड्जॉर्बेट की डेफिनेशन क्या बनती है? एड्जॉर्बेट की डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों? The substance or component which is get adsorbed, or component which is get adsorbed on any adsorbent। चलो बस adsorbent की बात ही नहीं करता मैं यहाँ। The substance or component which is get adsorbed at the surface of any substance, at the surface of any substance is called उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? एड्जॉर्बेट। दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट। ठीक है जी। और जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है उसको बोला जाता है एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट। तो इसको कैसे लिखूंगा? द सब्सटेंस एट विच सरफेस एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एट विच सरफेस एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, हाँ जी, is called adsorbent। that is called adsorbent। जिसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है उसको एड्जॉर्बेंट बोला जाएगा, और जो आके एड्जॉर्ब हुआ उसके सरफेस पे उसको बोला जाएगा एड्जॉर्बेट। उसको बोला जाएगा बच्चों एड्जॉर्बेट। और एक टर्म और आती है, एक टर्म और आती है जिसको बोला जाता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कोई एड्जॉर्बेट आके चिपक गया। ये क्यों चिपकेगा, क्या रीज़न है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए सुन लो बात कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कोई एड्जॉर्बेट आके चिपक गया, तो ये तो हुआ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के वो आके चिपक गया। इसके रिमूवल के प्रोसेस को डिसॉर्प्शन बोला जाता है। द रिमूवल ऑफ द एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ द, ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है नोट्स में देख लेना। द रिमूवल ऑफ द एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ adsorbent, from the surface of adsorbent, the removal of the adsorbed substance from the surface of adsorbent, from the surface of adsorbent is called, हाँ जी बच्चों, डिसॉर्प्शन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। लो जी, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसॉर्प्शन। ये मैंने फिर भी डेफिनेशंस वगैरह लिख दी, ठीक है। जो सब्सटेंस आके एड्जॉर्ब होगा उसको एड्जॉर्बेट बोला जाता है, जिसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा उसको एड्जॉर्बेंट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन बोला जाता है। उस सब्सटेंस के रिमूव होने के प्रोसेस को फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, उसको बोला जाता है डिसॉर्प्शन। तो ये स्टार्टिंग में 3-4 डेफिनेशंस आती हैं। एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे। एड्जॉर्प्शन में सबसे पहली चीज़ आती है उसकी डेफिनेशन, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बारे में और डिसॉर्प्शन के बारे में। सेकेंड पॉइंट बताता हूँ, आप इसको फर्स्ट पॉइंट में कंसीडर कर सकते हो इन सारी डेफिनेशंस को। मैं पॉइंट्स में बता रहा हूँ आपको, आप नोट्स में भी देखना, जो आपको नोट्स दिए हुए हैं उन नोट्स में भी मैंने एड्जॉर्प्शन को पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने सारी की सारी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने सारी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन,
क्या होती है, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, आफ्टर दैट डिसॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन में सबसे पहला पॉइंट उसकी डेफिनेशन के बारे में। सेकंड पॉइंट एड्जॉर्प्शन होता क्यों है, सेकंड पॉइंट एड्जॉर्प्शन होता क्यों है। देखो क्यों होता है एड्जॉर्प्शन, लो भाई ये मैं ना कोई सॉलिड का सरफेस या लिक्विड का, चलो लिक्विड के सरफेस से बताता हूँ आप लोगों को, लिक्विड का ये एग्जांपल लिया हुआ है नोट्स के अंदर भी। मैंने कोई लिक्विड का सरफेस लिया बच्चों, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर मैं कहता हूँ कि कोई कंपोनेंट आके चिपक जाएगा, यस और नो, है ना। इसको मैं क्या बोलूँगा, ये है भाई आपका एड्जॉर्बेंट, दिस इज़ योर एड्जॉर्बेंट। और इसके सरफेस के ऊपर आके कोई चिपक जाता है, इसके सरफेस के ऊपर आके कोई गैस इकट्ठी हो जाती है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका एड्जॉर्बेट, ये हो जाएगा एड्जॉर्बेट। अब ये ऐसा क्यों हुआ सर कि इसके सरफेस के ऊपर आके ये एड्जॉर्बेट इकट्ठा हो गया। अब इसी चीज़ की हम लोगों को बात करनी है, ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, बताता हूँ क्या हुआ। देखो दो चीज़ें बच्चों, एक तो पार्टिकल वो जो इसके बल्क में रहेगा, एक तो पार्टिकल वो, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। एक तो लिक्विड का पार्टिकल वो जो इसके बल्क में रहेगा, और एक लिक्विड का पार्टिकल वो जो इसके सरफेस पे रहेगा, जो इसके सरफेस पे रहेगा। अब भाई होगा क्या, ये जो लिक्विड का पार्टिकल इसके बल्क में दिया है बच्चों, इसके साइड में जो कोई दूसरा लिक्विड का पार्टिकल होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानते हो ना, अरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे कुछ ना कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है। मैं लिक्विड को एग्जांपल लेके क्लियर कर रहा हूँ। तो इस पार्टिकल को ये सामने वाला पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा, तो भाई ठीक है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो सामने कोई दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में भी पड़ा होगा, तो ये बोलेगा भाई मैं इसको अपनी तरफ खींचता हूँ। ये यूं कोई लिक्विड का पार्टिकल है, इस लिक्विड का पार्टिकल को ये पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा लिक्विड का पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो फोर्स यहाँ से बैलेंस हो रही है, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो। तो ये देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दूसरा पार्टिकल लगाएगा, तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगी वो इधर से बैलेंस हो जाएगी। इसके चारों तरफ इसी तरीके से पार्टिकल पड़े हुए हैं, यहाँ से ये कोई पार्टिकल है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है। तो इस पार्टिकल के चारों तरफ, इसको मैं बाहर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखो इस पार्टिकल के चारों तरफ पार्टिकल पड़े हुए हैं। इस पार्टिकल के जो बल्क में पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल के चारों तरफ पार्टिकल पड़े हुए हैं जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और जो ये फोर्स है ये बैलेंस हो रही है एक दूसरे के साथ, ये बैलेंस हो रही है एक दूसरे के साथ। ये फोर्स इससे बैलेंस हो गई, ये 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 इससे बैलेंस हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में देखो ये और ये, तो ये जो फोर्स है ये इस फोर्स से बैलेंस हुई, ये और ये, तो ये जो फोर्स है वो इस फोर्स से बैलेंस हुई, है ना। अब ये और ये जो अट्रैक्शन है ये इस अट्रैक्शन से बैलेंस हुआ, और ये जो अट्रैक्शन है बच्चों वो इस अट्रैक्शन से बैलेंस हुआ। तो इस तरीके से बल्क में जो पार्टिकल होगा उसके चारों तरफ पार्टिकल होंगे, तो नेट फोर्स बल्क वाले पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, जीरो लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स सारा उसका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन भाई जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल है बच्चों, जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल है उसकी सिचुएशन देखो क्या है, जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल है उसकी सिचुएशन देखो क्या है। ये जो सरफेस के ऊपर, लो भाई मैं यहाँ पार्टिकल दिखाता हूँ, ये इसको खींच रहा है इधर, इसके इधर जो पार्टिकल होगा ये खींचेगा इसको इधर, इधर जो पार्टिकल है ये खींचेगा, है ना। सरफेस के पार्टिकल की ये सिचुएशन है, एक पार्टिकल इधर है एक इधर है, ये खींचेगा भाई, ठीक है, ये यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बल्क में जो पार्टिकल है वो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, ये जो बल्क वाला पार्टिकल है ये इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। अब ये जो फोर्स अंदर की तरफ इसको खींच रही है, इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई पार्टिकल नहीं है, बल्क में तो नहीं है ना, बाहर है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर से जो पार्टिकल आते हैं, बाहर से जो पार्टिकल आते हैं, कोई भी पर्टिकुलर मान लो गैस आ गई, वो इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होने जा रही है, तो गैस का जो पार्टिकल आएगा इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये पार्टिकल बाहर से पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस बल्क की फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इस बल्क की फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये सरफेस का पार्टिकल बाहर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा और उनको अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर के पार्टिकल को खींचेगा, ठीक है।
और उस बाहर के पार्टिकल को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आके चिपकना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एड्जॉर्प्शन। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बल्क में जो पार्टिकल होगा उसके चारों तरफ से फोर्सेस लगेंगी जो एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी। तो नेट फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पार्टिकल विल बी जीरो, बट द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस there will not be any net force at that particular particle will not be zero। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बल्क के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जो पार्टिकल जो कि बल्क से बाहर है वो बैलेंस करेगा उसको आके। बल्क में जो पार्टिकल है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बाहर से कोई गैस का पार्टिकल आएगा, और वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरीके से सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, एड्जॉर्प्शन हो जाता है। ये सारी कहानी थ्योरी की फॉर्म में आपके नोट्स के अंदर लिखी हुई है, आपके नोट्स के अंदर ये सारी बातें लिखी पड़ी हैं, उनको ध्यान से देखना पढ़ना आप लोग। ठीक है जी बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज़ द टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बेसिकली आप लोग दो टाइप पढ़ते हो। पहला जो टाइप रहता है वो रहता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और जो सेकंड पॉइंट रहता है बच्चों वो रहता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को आप फिजियोजॉर्प्शन भी लिख सकते हो, फिजियोजॉर्प्शन, हाँ जी, और इसको आप लिख सकते हो केमिजॉर्प्शन भी लिख सकते हो इसको। तो दो टाइप का होगा एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो मैं डिस्कस करता हूँ सबसे पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन को, उसके बाद बात करेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन की। और फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, 1 या 2 नंबर में ना कई बार डिफरेंस पूछ लेता है कि क्या डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में। तो वो डिफरेंस करके आप ऐसे करके लिख सकते हो, वो तो आप लोगों के एक्सप्रेस करने का तरीका है, पेपर में आप कैसे लिखते हो चीज़ों को। इधर लिख दो एक तरफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जो भी मेन पॉइंट्स हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के मुँह में अभी बता रहा हूँ आपको, और दूसरी तरफ आप लिख सकते हो केमिकल एड्जॉर्प्शन, दूसरी तरफ लिख दोगे केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस दे सकते हो। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। देखो ये बच्चों, मैं पहले पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को फिजिकल एड्जॉर्प्शन। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या बोलता है, ये कहता है कि देयर विल बी वीक वंडर वाल फोर्सेस बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल। एड्जॉर्बेंट सब्सटेंसेस, इस एड्जॉर्बेंट के सब्सटेंस के ऊपर जो ये एड्जॉर्बेट आके एड्जॉर्ब होगा, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जो ये एड्जॉर्बेट आके चिपकेगा, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रही होगी जिसकी वजह से ये पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर चिपके रहते हैं। तो ये जो फोर्स होती है इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है वो रहती है बच्चों, वो रहती है वीक वंडर वाल्स फोर्सेस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो, पूरा पॉइंट बना के लिख लेना आप लोग, बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, ये जो एड्जॉर्प्शन होता है बच्चों, ये रिवर्सिबल होता है नेचर में। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, और लो टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन नहीं होता, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा, लो टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा तभी जाके वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सॉलिड के सरफेस के ऊपर बैठ पाएंगे। अगर आप टेम्परेचर हाई रखोगे तो मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, और मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे और फिर एड्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, समझ रहे हो। तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। अरे बात क्लियर है, लो टेम्परेचर पे होगा एंड इट विल बी रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल समझते हो बच्चों।
रिवर्सिबल होगा। टेम्परेचर नॉर्मली हम लोगों को क्या रखना होगा, टेम्परेचर हम लोगों को नॉर्मली क्या रखना होगा, लो टेम्परेचर रखना होगा। रिवर्सिबल विद टेम्परेचर, पहले जैसे देखो क्लियर करता हूँ मैं, किसी एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कोई एड्जॉर्बेंट आके चिपकना शुरू करेगा लो टेम्परेचर पे, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाते रहो, बढ़ाओगे तो वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे डिसॉर्प्शन होना शुरू होगा। अरे डिसॉर्प्शन होना शुरू होगा, मैंने पहले टेम्परेचर लो रखा, एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आके इकट्ठे हो गए। मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो एड्जॉर्प्शन की बजाय कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा बच्चों, डिसॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। अरे रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी और इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर क्या होगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। जिस स्पीड से ये इसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है उसी स्पीड से क्या होना शुरू हो जाएगा, उसी स्पीड से क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों मैं बोलूँगा रिवर्सिबल, this will be reversible with temperature, reversible with temperature and usually occurs at low temperature। लो टेम्परेचर पे होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल विद टेम्परेचर मैंने बता दिया, स्टार्ट होगा लो टेम्परेचर से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या शुरू हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाता है, इसका इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाता है। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता रहूँगा बच्चों, इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या सिचुएशन होगी, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। अरे समझो ना, एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्सेस काम कर रही हैं। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना वहाँ उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, समझ रहे हो। कम टेम्परेचर पे ही ये गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस के ऊपर बैठे रह सकते हैं, क्लियर है ना। अरे वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्सेस टूटना शुरू होंगे। दूसरी भाषा में समझ लो कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू होगी, मॉलिक्यूल इधर उधर भागना शुरू करेंगे तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये काम है ये जल्दी ही हो जाता है क्योंकि फोर्सेस वीक हैं, क्योंकि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस वीक हैं, वीक वंडरवाल्स फोर्सेस हैं, तो इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम अटेन्स अर्लियर, इक्विलिब्रियम अटेन्स अर्लियर, बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाता है। और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के ऊपर क्या कंडीशन होगी, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। हाँ जी बच्चों, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। यहाँ मल्टी लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मल्टी लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, समझ गए होंगे। ये मैंने क्या लिया, एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट, इसके ऊपर यूं गैस के पार्टिकल्स आके इकट्ठे हुए, अभी एक ही लेयर बनी है, यूनिलेयर फॉर्मेशन फिलहाल तक, इस कंडीशन तक। अब वही वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं बच्चों, वीक फोर्सेस हैं, तो इसके ऊपर और गैस के दूसरे पार्टिकल आके बैठेंगे यहाँ पे, तो एक लेयर और बन जाएगी। वीक फोर्सेस हैं, वंडरवाल फोर्सेस हैं, और वीक होती जाएंगी जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे जब पहली लेयर बनेगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वंडरवाल फोर्सेस काम करेंगी, उसके ऊपर और फिर वीक वंडरवाल फोर्सेस और ज़्यादा वीक होती जाएंगी। तो आगे उसके बाद क्या आ गई बच्चों, थर्ड लेयर आ जाएगी, थर्ड लेयर आके उसके बाद उसके ऊपर फोर्थ लेयर आके बैठ जाएगी। इस तरीके से इसमें बहुत सारी मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेट की मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, क्लियर है जी बच्चों। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो आप लोग जानते हो भली भांति कि ये वीक होता है नेचर में, वीक इन नेचर। लो जी, अरे ऑब्वियस सी बात है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना वंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं। वंडरवाल फोर्सेस कैसी होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। तो दिस इज़ वीक इन नेचर। कब होगा, लो टेम्परेचर पे होगा।
अच्छा, प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई। अगर मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस, ये आगे आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग में, प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन। अभी तो अगर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर की बात करूं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर की बात करूं तो लो टेम्परेचर पे होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और प्रेशर बढ़ाने से ज़्यादा एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके इकट्ठे होंगे। ठीक है, आगे चलें तो बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की। ये थे फिजिकल एड्जॉर्प्शन के मेन पॉइंट। अब बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की। लो भाई बच्चों, आगे है केमिकल एड्जॉर्प्शन। पहला ही पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में ना, एड्जॉर्बेंट और इस एड्जॉर्बेट के बीच में यहां केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। केमिकल बॉन्ड, दैट केमिकल बॉन्ड कैन बी एनी टाइप ऑफ बॉन्ड, कैन बी कोवलेंट बॉन्ड, कैन बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बन सकता है। इस एड्जॉर्बेंट और इन एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस एड्जॉर्बेंट और इन एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और आप लोग भली भांति जानते हो कि जो केमिकल बॉन्ड है दैट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू फिजिकल बॉन्ड, एज कंपेयर टू फिजिकल इंट्रैक्शंस, जो कि हम लोगों ने वंडरवाल फोर्सेस के बारे में बात करी है। केमिकल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वंडरवाल्स फोर्सेस। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होती है, हियर इज केमिकल इंट्रैक्शन इन बिटवीन। केमिकल इंट्रैक्शन वो किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई भी टाइप का केमिकल बॉन्ड बन सकता है। केमिकल इंट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, डिटेल में सब आपके नोट्स में लिखा हुआ देख लेना। सेकंड पॉइंट बच्चों, बताओ भाई, लो टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा बॉन्ड फॉर्मेशन? हाई टेम्परेचर पे होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, लो टेम्परेचर पे नहीं होता। बच्चों हम लोगों को बॉन्ड बनाना है, तो अब एक ग्राफ आप लोगों को 11वीं कक्षा में पढ़ाया था, पता नहीं आप लोगों को याद है या आप लोग भूल गए। कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे बच्चों, है ना। पहले क्या करना पड़ता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये यहाँ से आती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाने के लिए यहाँ देनी पड़ती है हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोगों को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड टूटे और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बने, ताकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड टूटे और वो कहाँ पहुँचे, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचे, और उसके बाद प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बने। अब आप यही लगा लो एक तरीके से कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे जो उसके सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, अरे देखो समझो, A2 B2 और कोई A2AB बन गया, कोई 2AB बन गया। बच्चों केमिकल प्रोसेस हो रहा है। अब मैं कहता हूँ कि A के बीच का बॉन्ड B के बीच का बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा तब तक A और B के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। A के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, B के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और B के बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे मेरे को एनर्जी देनी पड़ती है। तो पहले क्या है कि जो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड टू दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन रीच टू दिस ट्रांजिशन स्टेट, ताकि वो इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँच सकें। तो A और B के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको क्या बोला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो A और B के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू होगा, A और B के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू होगा, और A के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा इस ट्रांजिशन स्टेट पे। A का बॉन्ड टूटेगा, A के बीच में बॉन्ड बनेगा, और उसी टाइम पे B के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुद्दा ये है, ये सारी कहानी बताने का मतलब क्या है कि जो एड्जॉर्बेट आके इसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होगा ना, वो बॉन्ड तो तभी बनाएगा ना एड्जॉर्बेंट के साथ जब उसके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंट्रैक्शन टूटेगी, है ना। तो ये हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है।
ये हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पे ही होगा। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको, ताकि वो एक ऐसे याद रख लो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको, ताकि वो एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। कोई वीक वंडरवाल फोर्सेज नहीं बनानी उसको, यहाँ पे उसको एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है विद द एड्जॉर्बेंट, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको, ठीक है, और वो एक हाई टेम्परेचर पे ही हो सकता है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन विल, मैं लिख सकता हूँ यहाँ, केमिकल एड्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस, केमिकल एड्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। लो जी, उसके बाद बच्चों मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है बताओ भाई, इक्विलिब्रियम लेट आएगा या बहुत जल्दी आ जाता है? इक्विलिब्रियम इसमें फिजिकल के कंपैरिजन में लेट आता है बच्चों, आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम अटेन्स लेट। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आप जानते हो क्या हो जाता है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। हाँ जी, मल्टी लेयर फॉर्मेशन होगा या यूनिलेयर फॉर्मेशन होगा? एक ही लेयर बनेगी भाई, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आके दूसरे और एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे और केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। केमिकल बॉन्ड बना चुके, इनकी वैलेंसी बिजी हो चुकी एड्जॉर्बेंट के सरफेस के साथ। मैंने क्या बोला, बात समझ में आई? कि जो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, उन एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी बिजी हो चुकी किसके साथ? एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाने में। अब इनकी वैलेंसी फ्री नहीं है कि ये दूसरी लेयर और बनाएंगे, वो पीछे से और बॉन्ड बनाएंगे किसी दूसरी लेयर के साथ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ यूनिलेयर फॉर्मेशन होगा, यहाँ होगा यूनिलेयर फॉर्मेशन, एक ही लेयर बनेगी भाई। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, स्ट्रॉन्ग इन नेचर। स्ट्रॉन्ग इन नेचर, वो वीक होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में। ये था भाई आपका फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस कितना है, कौन सा है? फोर्थ फिफ्थ, 3 पॉइंट हो गए आपके, जहाँ पे टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आ गया था। फोर्थ पॉइंट है एक होता है एड्जॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। देखो भाई बच्चों, ये तो होता है सरफेस फिनोमिना, अभी बता चुका आप लोगों को, एड्जॉर्प्शन ही पढ़ रहे हैं इतनी देर से हम लोग। दिस इज अ सरफेस फिनोमिना एंड दिस इज अ बल्क फिनोमिना। ये बल्क में होता है, बल्क फिनोमिना, दिस इज अ बल्क फिनोमिना। होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो समझाने के लिए बताता हूँ मैं कि वाटर जो होता है दैट विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन कैल्शियम क्लोराइड। अगर मैं वाटर ले लूँ और सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड ले लूँ और मैं वाटर ले लूँ, तो जो वाटर होगा ना वो सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में चला जाएगा, उसके बल्क में चला जाएगा वाटर, उसके सरफेस पे नहीं रहेगा। ये मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, इस कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में वाटर चला जाएगा, तो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। इसको बोलते हैं कि जो मैंने एड्जॉर्बेट लिया बेसिकली दैट विल गेट एंटर इनटू द बल्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के बल्क में एंटर कर जाएगा। तो जैसे वाटर लिया मैंने, वाटर विद कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में एंटर कर जाएगा वाटर, तो ये तो हुआ एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कब होगा? वाटर को सिलिका जेल के साथ ले लो, वाटर गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन सिलिका जेल, लो भाई, सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर, इसके बल्क में नहीं जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हो जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिलिका जेल के सरफेस के ऊपर तो ये क्या करता है? एड्जॉर्प्शन करता है, और कैल्शियम क्लोराइड के बल्क में एंटर कर जाता है, वहाँ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो मेन डिफरेंस यही है भाई दोनों में। दिस इज अ बल्क फिनोमिना, हियर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्जॉर्बेट विल गेट एंटर इनटू द बल्क ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट, हियर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एड्जॉर्बेट विल रिमेन्स ओनली एट द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट।
क्लियर है? वो सब थ्योरी आपके नोट्स में लिखी हुई है, देख लेना आप लोग। ये है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। हाँ भाई, थोड़ी और बात करते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखो, 4th हो गया, 5th पॉइंट। ये सब एड्जॉर्प्शन के बारे में ही चल रहा है, ये सब एड्जॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। 5th पॉइंट देखना, जो 5th पॉइंट होगा बच्चों, वो क्या कहता है कि ये जो एड्जॉर्प्शन होता है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी? नेगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। एक 6th पॉइंट और है, देखो ये कहता है कि भाई ये एक्सोथर्मिक भी होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी? नेगेटिव। अरे स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव रहती है, आप लोगों को पता है। अगर याद नहीं है तो पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कोई एक्सटर्नल सोर्स या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है काम करवाने के लिए, दैट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। नॉन स्पॉन्टेनियस के किसी एक्सटर्नल सोर्स या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी काम करवाने के लिए, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस वो होगा कि जो अपने आप होता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है वो काम करवाने के लिए, तो वो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो, आप ऐसे याद रखो। स्पॉन्टेनियस होगा जो अपने आप हो। अपने आप होगा मतलब एड्जॉर्प्शन अपने आप होगा, एड्जॉर्बेट आएगा और एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा, अपने आप होगा ये प्रोसेस। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एड्जॉर्प्शन करवाने के लिए। जब किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है उस प्रोसेस को करवाने के लिए तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो वो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, और उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। अब एड्जॉर्प्शन क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी बच्चों। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव। और एंडो है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? पॉजिटिव। जानते हो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, है ना? अब देखो समझो देखो, डेल्टा जी नेगेटिव निकालते हैं, कैसे आया? ये मैंने एड्जॉर्बेंट का सरफेस ले लिया और इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हुए। अब देखो मैं अभी एड्जॉर्प्शन नहीं दिखा रहा, ये मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर फैले हुए थे। दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स गए एड्जॉर्बेंट की तरफ एड्जॉर्ब होने के लिए, तो एक बात बताओ, जब ये एनवायरनमेंट में इधर उधर थे और जब ये एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाएंगे तो रैंडमनेस कहाँ पे कम होगी? यहाँ पे कम होगी। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि जब ये किसी सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे ना तो यहाँ रैंडमनेस, बिखराव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पार्टिकल्स के बीच में रैंडमनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रैंडमनेस घट गई, एड्जॉर्प्शन होने से पार्टिकल्स के बीच की जो रैंडमनेस है वो घट गई। रैंडमनेस घटने का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। तो मैं चाहता हूँ कि डेल्टा जी भी नेगेटिव आए, क्योंकि दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं चाहता हूँ, देख लो, मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डेल्टा जी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे क्या हो रहा है? एड्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, उस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा जी नेगेटिव होने की कंडीशन, ये नेगेटिव है, देखना जरा, डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये माइनस था, डेल्टा एस भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? डेल्टा जी नेगेटिव तब आएगा अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या हो जाए? टी डेल्टा एस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टी डेल्टा एस क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, और डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? डेल्टा जी नेगेटिव तभी आएगा अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा आए। अगर डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज़्यादा आए तभी क्या आएगा? डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो थर्मोडायनेमिक इस रिलेशन से हम लोग ये बता सकते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव तब आएगा अगर डेल्टा एच ज़्यादा होगा टी डेल्टा एस से, या
एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टी डेल्टा एस। ठीक है जी बच्चों, ये था एक इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में। अब आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। यही है नेक्स्ट आपका टॉपिक बच्चों, यही है नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। लो भाई, गैसेस का एड्जॉर्प्शन देखना है सॉलिड्स के सरफेस के ऊपर, तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लो भाई पढ़ते हैं मेन से फैक्टर। सबसे पहला मेन फैक्टर होता है नेचर एंड सरफेस एरिया, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। सोचो, एक तो मैं इतने छोटे से टुकड़े के ऊपर किसी गैस का एड्जॉर्प्शन करवा रहा हूँ, किसी इतने छोटे से सॉलिड के सरफेस के ऊपर गैस का एड्जॉर्प्शन करवा रहा हूँ, और इस सरफेस को मैं बढ़ा दूँ। एड्जॉर्बेंट का जो मैंने पीस लिया है वो मैंने बड़ा ले लिया, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये एड्जॉर्बेंट ले लिया मैंने, ये भी एड्जॉर्बेंट है, और इसके सरफेस के ऊपर कोई गैस आके एड्जॉर्ब हो रही है। अब एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल उसके सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट है, अगर मैं सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का बढ़ा देता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल उसके सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल उसके सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब होंगे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। अरे सीधी सी बात है भाई, जो वंडर वाल्स फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, सरफेस एरिया के ऊपर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स और इस एड्जॉर्बेंट के बीच में उतनी ही ज़्यादा वंडर वाल्स फोर्सेस होंगी, उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। बात क्लियर है ना? तो ये है भाई, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्जॉर्बेंट का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि व्हेन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, हाँ जी, इंक्रीजेस, देन एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। एड्जॉर्प्शन भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लो भाई, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्जॉर्ब्ड। जो गैस आके एड्जॉर्ब होगी उसका नेचर कैसा है। हाँ भाई, नेचर से मतलब है यहाँ टीसी से, और टीसी आप लोग जानते हो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई, उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा और उसका एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि हायर इज़ द वैल्यू ऑफ critical temperature for any gas and higher will be its absorption। इसका एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। हायर विल बी इट्स एड्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ये सारी कहानी मैं आप लोगों को पहले समझा चुका, इसको रिपीट नहीं करूँगा मैं यहाँ दोबारा कि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने से एड्जॉर्प्शन कैसे बढ़ जाएगा। देख लो बच्चों, वही बात है भाई, कोई एड्जॉर्बेंट का सरफेस है और मैं कहता हूँ कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई है, उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही ज़्यादा आसान है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर मैं उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकता।
उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकता क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, चाहे मैं कितना भी प्रेशर बढ़ाऊं उस गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसके नीचे गैस को लिक्विफाई करना आसान रहेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। तो जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज जितनी ज़्यादा रहेगी उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा और वो गैस उतना ही आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा इंट्रैक्शन रहेगा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में और उतना ही ज़्यादा उसके एड्जॉर्ब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर। ठीक है जी बच्चों, तो नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। लो भाई, थर्ड फैक्टर इज़ टेम्परेचर। पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है। दूसरा फैक्टर था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट यानी मतलब कि गैस। हाँ जी, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर इज़ टेम्परेचर। ये तो बड़ा ही आसान है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने एड्जॉर्बेट ले लिया और यहाँ मैंने क्या ले लिया, एड्जॉर्बेंट ले लिया। ठीक है, मैं इक्विलिब्रियम दिखा देता हूँ बच्चों यहाँ। और ये मैंने गैस लिया है, यहाँ पे कोई मैंने गैस ली है एड्जॉर्बेट, और यहाँ मैंने कोई लिक्विड एड्जॉर्बेंट ले लिया जिसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन होगा। तो ठीक है, जिसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। और मैं कहता हूँ कि यहाँ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन, देखो चलो मैं यहाँ सॉलिड ले लेता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल देके बताया था थोड़ी देर पहले, सॉलिड लिया था ना मैंने बोला था कि कोई गैस आके एड्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जब भी कोई गैस किसी सॉलिड के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होगी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा, तो गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। और जो ये प्रोसेस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा रहेगा, एक्सो रहेगा। अगर ये फॉरवर्ड में एक्सो रहेगा तो बैकवर्ड में कैसा रहेगा भाई, एंडो रहेगा। बैकवर्ड में क्या रहेगा, एंडो रहेगा। और आप लोग भली भांति जानते हो टेम्परेचर का बढ़ाना, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एंडोथर्मिक प्रोसेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये दो मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, एक तो पहले ही हीट बाहर निकल रही है, तो टेम्परेचर का बढ़ाना कौन से प्रोसेस को फेवर करेगा, एंडो को। टेम्परेचर का बढ़ाना कौन से प्रोसेस को फेवर करेगा, एंडो को। एंडो को फेवर करने का मतलब कि जो गैस उस सॉलिड के सरफेस के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हुई वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है एड्जॉर्प्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है एड्जॉर्प्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिजॉर्प्शन। और ये बैकवर्ड है एंडो और फॉरवर्ड कैसा है, एक्सो प्रोसेस है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर को बढ़ाना एंडो को फेवर करता है, टेम्परेचर का बढ़ाना एंडो को फेवर करता है। और एंडो को फेवर करने का मतलब जो गैस सॉलिड के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुई है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर का घटाना यानी लो टेम्परेचर किसको फेवर करेगा, एक्सो को फेवर करेगा, या मैं बोल दूं एड्जॉर्प्शन को फेवर करेगा। यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो लो टेम्परेचर पे होता है। ये वही कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को घटाता हूं, लो टेम्परेचर करता हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस सॉलिड के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सीधी सी बात है यार, लो टेम्परेचर होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी और गैस आसानी से उस सॉलिड के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करी जा सकती है। ठीक है ना, समझ गए होगे आप लोग। तो ये फंडा है। अब है बच्चों प्रेशर, नेक्स्ट है प्रेशर। हाँ भाई, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक फैक्टर को तो कांस्टेंट रखो, अगर आप दूसरे फैक्टर का चेंज देख रहे हो, दूसरे फैक्टर के विद रिस्पेक्ट अगर आप चेंज देख रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं प्रेशर का चेंज पढ़ रहा हूँ, प्रेशर की वजह से चेंज पढ़ रहा हूँ एड्जॉर्प्शन पे, तो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लूँगा। और अगर मैं टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर की वजह से चेंज देख रहा हूँ मैं एड्जॉर्प्शन में, तो मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूँ, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये कोई एड्जॉर्बेंट का सरफेस है, और इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हो गए। इस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके इकट्ठे हुए। मैंने इसके लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है,
टेम्परेचर कांस्टेंट लेटस से कि 30 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस हो रहा है, बस एक फिक्स रख दो टेम्परेचर, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को साथ के साथ वेरी नहीं करना। अगर आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाते हो, अगर आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाते हो तो सीधी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा गैस आके एड्जॉर्ब होगी उस पर्टिकुलर सॉलिड के सरफेस के ऊपर, तो एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मैं कहता हूँ इफ़ प्रेशर इंक्रीजेज तो एड्जॉर्प्शन भी क्या कर जाएगा बच्चों, सीधा सा पॉइंट है, एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर स्पेशली अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर मैं लो ले लेता हूं, टेम्परेचर मैं कम कर दूं, टेम्परेचर देखो ये 30 डिग्री सेल्सियस पे एड्जॉर्प्शन हुआ जितना भी हुआ, मैं क्या करता हूं अब मैं टेम्परेचर को यहाँ 20 ले लेता हूं, कांस्टेंट रखा मैंने, अब मैं 20 के ऊपर पूरा प्रोसेस करवाऊंगा। कांस्टेंट रखने का मतलब पहले मैंने 30 के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस करवाया, उस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था, उस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था। मैंने 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एड्जॉर्प्शन करवाया, प्रोसेस ख़त्म। 30 डिग्री सेल्सियस क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर था। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैं एड्जॉर्प्शन करता हूँ, वही एड्जॉर्बेंट लिया, वही एड्जॉर्बेट लिया, लेकिन अब की बार मैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रख लेता हूँ। अब मैंने टेम्परेचर रख लिया 20 डिग्री सेल्सियस और मैं दोबारा से गैस एड्जॉर्ब करवा रहा हूँ उस पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये बताओ, टेम्परेचर मैंने घटा दिया, मैं लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो लो टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर इन एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। ऊपर से मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूँ तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे एड्जॉर्प्शन क्या रहेगा, कम रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन लिखा मैंने ये। अब मैं कहता हूँ कि मान लो मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने पूरा प्रोसेस करवा लिया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा हुआ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का मतलब टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। उस पर्टिकुलर प्रोसेस के कंप्लीट होने के दौरान टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं तीसरी बार प्रोसेस कर रहा हूँ, पहली बार मैंने प्रोसेस किया 30 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद मैंने प्रोसेस को किया बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस पे, और अब मैं प्रोसेस को कर रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने क्या किया, अब मैंने आसपास का टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। और अब उस एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर मैं एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब करवा रहा हूँ प्रेशर बढ़ा के, तो अब और भी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को क्या रख दिया, डाउन रख दिया। तो अगर मैं लो टेम्परेचर के ऊपर लो टेम्परेचर ले लेता हूँ, टेम्परेचर रखना तो कांस्टेंट ही है, लेकिन अगर मैं बहुत लो टेम्परेचर ले लेता हूँ तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, एक ग्राफ है बच्चों, N2 का एड्जॉर्प्शन दिखाया है, प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ Hg में लिया है, इधर लिखा हुआ है, आपकी नोट्स में भी मिलेगा ये, N2 का एड्जॉर्प्शन दिखाया हुआ है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ है प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इस तरीके का ग्राफ आया है, लो भाई, इस तरीके की लाइनें खींची हुई हैं, ये 0 पे, ये -29 पे, ये -78 पे, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये जो पहले वाली लाइन है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये -29 डिग्री सेल्सियस पे, ये -78 डिग्री सेल्सियस। वही है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है कि मैंने कोई एड्जॉर्बेंट लिया और उसके सरफेस के ऊपर मैं N2 गैस को एड्जॉर्ब करवा रहा हूँ। पहले मैंने उस प्रोसेस को करके देखा कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 पे ये लाइन आ गई, ठीक है। वही प्रेशर बढ़ रहा है, एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ये देखो, प्रेशर बढ़ा, एड्जॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, एड्जॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, एड्जॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर बढ़ गया, एड्जॉर्प्शन बढ़ गया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या, मैंने टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस कर लिया। अब मैं उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता हूँ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अगेन।
ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर कितना रख लिया, -29 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर रख लिया। जब मैं उस प्रोसेस को एक बार और करके देख रहा हूँ, और अब की बार मैंने टेम्परेचर को कितना रख लिया, -29 डिग्री सेल्सियस रख लिया, यानी मैंने टेम्परेचर और ज़्यादा घटा दिया। अब इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब मैंने एड्जॉर्प्शन करके देखा N2 का, उस पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के ऊपर मैंने देखा एड्जॉर्प्शन उससे ज़्यादा हो रहा है जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था। एक बार और मैंने प्रोसेस को रिपीट किया, और वो प्रोसेस मैं रिपीट करता हूँ -78 डिग्री सेल्सियस पे, -78 डिग्री सेल्सियस। मैंने थर्ड टाइम में उस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ, और अब मैंने टेम्परेचर को और भी ज़्यादा घटा दिया, और भी ज़्यादा मैंने टेम्परेचर को लो कर दिया। अब इस थर्ड टाइम के प्रोसेस के दौरान मैंने टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम रखा हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इस थर्ड कांस्टेंट लो टेम्परेचर के ऊपर जब मैं तीसरी बार इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एड्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया N2 का एड्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया, ये बढ़ता जा रहा है। ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, और -29 पे और बढ़ गया, -78 डिग्री सेल्सियस पे और बढ़ गया। तो किसी एक लो टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर को मैं लो करके अलग अलग लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं एड्जॉर्प्शन को चेक करता हूँ, तो एड्जॉर्प्शन क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। और टेम्परेचर अगर मैं लो रख लेता हूँ बहुत, उस लो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, तो एड्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानी है। एक लास्ट है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। लो जी, 5th पॉइंट है बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। सॉलिड एड्जॉर्बेंट को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? एक्टिवेट करने का मतलब समझ रहे हो? एक तो मैंने एड्जॉर्बेंट का इतना बड़ा पीस ले लिया, ठीक है। एक तो मैंने एड्जॉर्बेंट का इतना बड़ा पीस ले लिया, और एक मैं क्या करूं, इस एड्जॉर्बेंट को मैं छोटे छोटे पीसीज में काट दूं। छोटे छोटे पीसीज में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, राउंड नहीं, कुछ भी ऐसे दिखा दो आप लोग। मैंने इसको छोटे छोटे पीसीज में काट दिया। इस एड्जॉर्बेंट को कट कर दूं मैं छोटे छोटे पीसीज में। तो छोटे छोटे पीसीज में काटने से क्या फ़ायदा होगा? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अरे अभी तो ये सरफेस एरिया है, अगर मैं उसको छोटे छोटे पीसीज में काट दूंगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से ज़्यादा क्या होगा? एड्जॉर्प्शन होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा गैस आके एड्जॉर्ब होगी उस पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर। तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है। पहला तरीका है कि उस एड्जॉर्बेंट को छोटे छोटे पीसीज में काट दो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? इसके सरफेस को रफ बना दो। इसके सरफेस को स्मूथ रहने की बजाय रफ बना दो। रफ कैसे बनाऊं सर? देखो कुछ ऐसे रफ बना दो, यूं उबड़ खाबड़ सरफेस बना दो आप। उबड़ खाबड़ सरफेस बनाने से भी क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा। अरे उबड़ खाबड़ सरफेस बनाने से, रफ सरफेस बनाने से भी क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा बच्चों, जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का एड्जॉर्प्शन होगा उस पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है जी बच्चों, तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस एट एनी एड्जॉर्बेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। वो बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो जितना हुआ है इसके नोट्स मेंटेन कर लेना, साथ के साथ कॉपी मेंटेन करना आप लोगों का काम है बच्चों। नोट्स मैं आप लोगों को भेज चुका PDF फॉर्म में, तो साथ के साथ मेंटेन करते रहना नोट्स। चाहे आप प्रिंट निकलवाओ, चाहे आप अपनी कॉपी पे अपने जो मैंने PDF भेजी है उससे देखते हुए अपनी कॉपी पे आप चीज़ों को लिखो। सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो एज इट इज़ आपकी नोट्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो नोट्स मेंटेन करते रहना। कोई डाउट अगर आप लोगों को होता है तो डाउट आप लोग मेरे से WhatsApp ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।